नमस्कार, मैं हूँ सबा शाहिद शेख। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं। बिहार में एक बार फिर से बवाल खड़ा हो गया। जहां एक तरफ बिहार में खुशियां आने की बातें हो रही है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में बेरोजगारी भी आने वाली, क्योंकि नियोजित शिक्षकों को मांग हो रही है कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। तो वहीं जो गेस्ट टीचर्स उनकी मांग है कि उन्हें भी दर्जा दिया जाए, लेकिन उनकी सेवा बंद करने की मांग हो रही है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ ओझा जी, बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार जी, आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान जी, युवा जदयू प्रवक्ता अभिषेक गजेंद्र मुन्ना जी, एलजेपीआर प्रवक्ता विनीत सिंह जी, छात्र नेता सौरभ कुमार जी, शिक्षाविद गुरु रहमान जी, शिक्षाविद राकेश कुमार जी। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं हमारे सहयोगी अमिताभ जी से कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। सर, गेस्ट टीचर्स ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अमिताभ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, सब बताइए, सवाल क्या है? जी, मैं पूछ रही थी कि गेस्ट टीचर्स ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आखिर गेस्ट टीचर्स ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? नहीं, देखिए, अब जब बिहार में शिक्षकों की कमी थी, तो सरकार ने एक पॉलिसी लाई थी कि गेस्ट टीचर की अपॉइंटमेंट हुई थी विभिन्न स्कूलों में, +2 स्कूलों में भी। अब जब बीपीएससी के द्वारा नई बहालियां हो गई हैं, तो उसके बाद आज से उनकी जो नई बहाली हुई, उनकी आज से ज्वाइनिंग हो गई स्कूलों में। लेकिन इनकी ज्वाइनिंग के साथ साथ जो गेस्ट टीचर थे, जिनकी तादाद करीब 4000 से ऊपर है, वो अब बेरोजगार हो गए हैं। अब उनके लिए नौकरी नहीं रही है। कल इन गेस्ट टीचरों का कल टीचरों ने पटना में प्रदर्शन भी किया था। उन्होंने कई अधिकारियों से मुलाकात की, आरजेडी दफ्तर के पास गए, जेडीयू दफ्तर के पास गए। बाद में पुलिस ने वहां से उन्हें हटाया वहां से। लेकिन अब ये बड़ी समस्या हुई कि इन गेस्ट टीचरों के लिए क्या होगा। इस साल मई में भी कुछ गेस्ट टीचरों की नियुक्तियां हुई थी, और अभी जो बताया जा रहा है कि जो गेस्ट टीचरों की नियुक्ति, जो नियोजित शिक्षक, माफ करेंगे, जो बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षकों की बहाली हुई, उनकी आज से ज्वाइनिंग हो गई बिहार के सभी जिलों में, जो भी बाहर से आए थे। अब उनकी ज्वाइनिंग के साथ ही ये जो गेस्ट टीचर थे, इनकी जो नौकरी चली, उन्हें कहीं खुशी कहीं गम वाला माहौल एक बार फिर से बिहार में हो गया है। क्योंकि जब ये पॉलिसी लाई गई थी, तो इन गेस्ट टीचरों के बारे में नहीं सोचा गया कि आगे इनका क्या करना है। जी, तो देखिए, क्या हम लोग के साथ बिहार में बेरोजगारी बढ़ने वाली है? निश्चित तौर पे देखिए, जब आप जो गेस्ट टीचर की के जगह पे जो आप जो अस्थायी टीचरों की बहाली हो गई है, तो ये गेस्ट टीचर बेरोजगार हो गए हैं, तो इनकी संख्या तो ये तो बाहर होंगे ही, क्योंकि पॉलिसी में इनके लिए अभी तक कुछ नहीं है। ऐसे देखिए, हम इसमें ज्यादा जानकारी हम चाहेंगे कि सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ बताएंगे कि इन गेस्ट टीचरों की क्या परेशानी हो, कितने तादाद में इनकी संख्या है। निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ सर। और सवाल जी, जो सवाल आपने किया उसको आगे बढ़ाते हुए, कितनी संख्या है और कितने, लगभग मेरा जो मानना है कि लगभग 5000 के आसपास संख्या है +2 हाई स्कूल में, और इनकी नियुक्ति है, और लगभग 6 वर्षों से ये अध्यापन करा रहे हैं। और इनका जो मानदेय है, प्रत्येक क्लास की जो घंटी है उसमें 1000 मानदेय इनका तय है। तो आप बताइए ना भाई कि जब ये 6 वर्षों से पढ़ा रहे हैं और सरकार के लिए कोई योजना है ही नहीं कि इनके लिए क्या होगा आगे, तो रास्ता तो बंद कर रहे हैं। एक तरफ जहां बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली कर रही है, वहीं पर बेरोजगारों का एक अलग से फौज तैयार कर रहे हैं। उनका उम्र जो है वो लगभग खत्म हो चुका है। किसी भी सरकारी नौकरी में फॉर्म अप्लाई करने तक उनका उम्र भी नहीं बचा। तो सरकार की कौन सी पॉलिसी है भाई कि एक तरफ बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं, उस तरफ बेरोजगारी की एक फौज भी खड़ी कर रहे हैं। अगर कोई हमको कह दे कि आप आइए, आप नौकरी कीजिए 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, उसके बाद कहेंगे कि आप चले जाइए, आपको दरकिनार किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि सरकार की इस पॉलिसी से बिल्कुल हम लोगों को काफी रोष है। और आंदोलन परसों से चल रहा है, कल भी चल रहा है, और लगातार अभी हम गेस्ट फैकल्टी के साथ हमारी बैठक भी हुई है। कई लोग साथी अभी आए थे, उनके साथ बैठक हम समाप्त किए हैं, और उम्मीद करते हैं कि बिहार सरकार इस फैसले पर वापस ले। क्योंकि जब उम्र है ही नहीं, जब वो फॉर्म अप्लाई ही नहीं कर सकते और नौकरियों में, तो फिर उनके साथ दोहरा मापदंड क्यों? हमको तो कहना है कि वो गेस्ट नहीं है, अब तो होस्ट हो गए हैं। अब किस प्रकार से बिहार सरकार काम कर रही है, और लगातार जिस तरह की नीति पर चल रही है,
शिक्षकों के खिलाफ में लगातार हम लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं सिटी टेपरिंग की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा ठीक है सौरभ, आपसे बात करेंगे पहले। जी सौरभ, आपसे बात जी, करेंगे निश्चित पहले। रूप एक से बार गुरु रहमान जी भी जुड़ गए हैं हम लोग के साथ, तो उनसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे, रहमान जी, ये जो चल रहा है सरकार की पॉलिसी, किसी को नौकरी किसी को बेरोजगारी, इस पे क्या लगता है? आप इतने दिन से शिक्षा लड़कों को पढ़ाते आ रहे हैं, क्या कैसी नाराजगी है और क्या इसमें व्यवस्था क्या है? ये रहमान जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज नहीं मिल रही। रहमान जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए, हम तब तक नीरज जी के पास जाते हैं। रहमान जी की आवाज नहीं आ रही है हमारे पास। नीरज जी, ये जो आपने सुना जो टॉपिक है हमारा, कि एक तरफ तो सरकार रोजगार देने की बात कर रही है, दूसरी तरफ जो जिन्हें रोजगार अस्थायी रूप से मिला था वो अब बेरोजगार हो गए। जी बिल्कुल, इस विषय पर मैं पहले भी आपके यहाँ डिबेट में आ चुका हूं और मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं कि सरकार की मंशा रोजगार सृजन करने की नहीं है। यह चुनाव नजदीक देखकर कुछ बहालियां कर रही हैं, तो दूसरी तरफ कई संस्थानों को बंद कर रही है, कहीं छटनी कर रही है। तो कुल मिला के बोलो आप देखेंगे कि नेट सैलरी रिजल्ट इनका भी 0 ही आने वाला है। इनके साथ दिक्कत क्या है ना कि इनके पास सैलरी देने के लिए फंड नहीं है और सरकार इस बात को सार्वजनिक रूप से पटल पर नहीं बोल सकती है, इसके पास पैसे की दिक्कत है। बिहार सरकार का कुल बजट होता है 2,69,000 करोड़ का लगभग, इसमें मात्र 32,000 करोड़ रुपया ही है जो कि बिहार सरकार का अपना राजस्व है। 33 साल में यही नीतीश कुमार जी की कमाई है, बाकी सारा पैसा केंद्र से आता है। तो इनके पास फंड नहीं है, तो ये एक कहावत चलता है कि इस कोठी का धान उस कोठी में, उस कोठी का धान उस कोठी में, यही ये कर रहे हैं। इनको नई बहाली करनी नहीं है। 1,20,000 की बात की, लेकिन एक्चुअल बहाली उसमें तो 49,000 ही हुई है। बाकी तो सब जो पुराने शिक्षक पहले से काम कर रहे थे उन्हीं की बहालियां हुई, तो कोई बहुत नई बहाली उसमें भी नहीं किए हैं। और बहाली करके मैं एक विषय पर यहाँ 2 पॉइंट पे और रखना चाहता हूँ, आज गेस्ट बहुत है तो थोड़ा मुझे रख लेने दीजिए बात को। ये बहाली करके पीठ थपाने जैसा कोई विषय नहीं है। यहाँ इतनी रिक्तियां हैं, टीचर स्टूडेंट रेशियो बिहार का देश में मुझे लगता है कि सबसे खराब राज्य जो होगा 1-2 राज्य उसमें से एक बिहार है। इतना खराब टीचर स्टूडेंट रेशियो है, तो अभी इनके यहाँ और लाखों रिक्तियां हैं। तो इतना चटनी देने से काम चलने वाला नहीं है, इनको और बहाली करनी पड़ेगी, तब जाके शिक्षा व्यवस्था यहाँ की ठीक होगी। एक बात। दूसरी बात कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नया एनईपी एजुकेशन पॉलिसी लाया है, तो उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। नहीं तो आप 5वीं तक के शिक्षक बहाल कर लें, 10वीं तक के शिक्षक बहाल कर लें, जब तक हम अपने बच्चों को, युवाओं को स्किलफुल नहीं बनाएंगे, तब तक इस शिक्षा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा आगे भविष्य में। तो इस तरह की शिक्षा का भी प्रावधान करना होगा, जो कि माननीय मोदी जी ने एनईपी में लागू किया है। ये बच्चे तकनीकी ज्ञान सीखे, बचपन से स्कूल से हर तरह के काम को सीखे। वो और मेहमान हैं, अभिषेक जी, आप पहले से जुड़े हुए हैं, आप सवाल भी सुन चुके हैं, क्या जवाब देंगे इसका? सबसे पहले जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं सबको नमस्कार करते हैं और मैं अभिषेक गजेंद्र मुन्ना। पहले नीरज जी, आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि नीरज जी, जैसे कि आप बताए, यहाँ पे देखिए कि नौकरी की जो नौकरी की बौछार हो रही है बिहार में, आपको पता है। यहाँ पे अभी शिक्षकों से लेकर के अभी आने वाले में पारा मेडिकल के छात्र जो होंगे वो 2 लाख की बहाली होने जाने जा रही है। तो बहालियां तो सरकार दे ही रही है, इससे बौखलाहट है नीरज जी, बौखलाहट मिली है कि केंद्र सरकार तो बेरोजगारी, आपको पता है कि भारत में बेरोजगारी दर कितना बढ़ गया। नीरज जी को मैं बता देना चाहता हूँ, बेरोजगारी दर आप बताए थे 2 करोड़ नौकरी का वादा किए थे, क्या हुआ? मोदी जी सब ठप कर दिए। कहीं ना कहीं नीरज जी, जो अमिताभ जी को हम यही बताएंगे कि ये जो यहाँ नौकरियां मिल रही थी, इससे बौखलाहट है। अभी बहुत सारे लोगों को अभी और सारे ये अभी जाति जनगणना हुई है, अभी आरक्षण हुआ है, तो इन लोगों में अब कुछ नहीं बचा है तो कुछ भी बोलते रहते हैं नीरज जी, ठीक है। और अमिताभ जी, हम यही बताएंगे कि यहाँ गेस्ट फैकल्टी के लिए भी हमारी सरकार सोचेगी आगे। मान लीजिए कि जो राजकर्मी की दर्जा मिला है कई नियोजित शिक्षकों को, तो वो एक तो बधाई देते हैं उन शिक्षकों को, एक राजकर्मी का दर्जा मिल गया है।
और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि गेस्ट में भी हमारी सरकार प्रतिबद्ध नहीं है। और अभी गणेश जी मिला कहाँ है? अभी तो अभी मिला नहीं है, उनको परीक्षा देनी है, परीक्षा में पास होंगे तब राजकर्मी का दर्जा उन्हें मिलना है, अभी नहीं मिला है उन्हें। वो परीक्षा उन्हें देनी है, 2 परीक्षा देनी है, उसके बाद वो मिलना है। सारिका जी हमारे साथ बाद में जुड़ी हैं, तो सारिका जी को शायद सवाल मैं बता दूं पहले कि हम लोग यहाँ जुड़े हैं मैम कि जो आज से जो नई बीपीएससी की जो बहाली हुई थी, शिक्षकों ने आज से काम करना स्कूलों में शुरू कर दिया है, लेकिन उनके ज्वाइन करने के बाद जो करीब 5000 के करीब में जो संख्या है, जो गेस्ट फैकल्टी गेस्ट टीचर के रूप में जिनकी बहालियां हुई थी पिछले 1 साल से, तो वो लोग बेरोजगार हो गए, वो सड़कों पे उतर आए हैं। कल आरजेडी ऑफिस भी वो गए थे डिप्टी सीएम से मिलने के लिए, वहां भी उन्होंने किया, जेडी ऑफिस भी गए थे। तो उनके बारे में जो नई पॉलिसी है, इन गेस्ट टीचरों के बारे में कहीं सोचा नहीं गया है, क्योंकि इसमें ज्यादातर वे लोग हैं जो लगभग सरकारी परीक्षा का जो एग्जाम देने की जो उम्र सीमा होती है उसके करीब पहुंच चुके हैं, कुछ पार कर चुके हैं। जैसा कि सौरभ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो गेस्ट फैकल्टी से टीचरों के साथ बात करते रहे हैं, तो इनका ये कहना है। तो ये कहना है कि जब नई पॉलिसी बनी और जितनी बहालियां हो रही हैं, तो इन गेस्ट टीचरों के भी कुछ कहीं ना कहीं इनके बारे में भी सोचा जाता जो नहीं सोचा गया था, जिसकी वजह से अब आज ये सड़कों पे उतरे हैं। तो इस पे हम चाहेंगे कि आप अपनी जवाब दें। जी बिल्कुल अमिताभ जी, सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। और निश्चित रूप से देखिए, अगर किसी भी स्टेट या देश की बात आती है तो देश के पैमाने पे देश का प्रधानमंत्री सोचता है, और जब स्टेट पे पैमाने पे आता है तो स्टेट का जो मुखिया कहे जाने वाले मुख्यमंत्री जो स्टेट के होते हैं वही सोचते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ इस पैनल में बैठे हुए हम सब लोग जो हैं डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन अंततः जो भी है राज्य के बारे में निर्णय मुख्यमंत्री ही लेते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे आज वर्तमान बिहार में जो सरकार है वो लगातार अपने स्टेट के युवाओं के बारे में सोच रही है, महिलाओं के बारे में सोच रही है, बेरोजगारों के बारे में सोच रही है, शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारना है उस विषय में सोच रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे सुधारना है उस विषय में सिर्फ सोच ही नहीं रही है, लगातार उस पर काम भी चल रहा है। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि वर्तमान सरकार बिहार के विकास को गति देने के लिए और साथ ही साथ जो वादे हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी ने युवाओं से किए थे, उन वादों को भी पूरा करते हुए लगातार वो आगे काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये बहुत ही सराहनीय है जो 2 नवंबर को वहां पे गांधी मैदान से 1,20,000 नियुक्तियां पत्र बांटी गई, और अब तो छठ पूजा समाप्त हो गई और लगभग अब सबों को स्कूल भी डिप्यूट कर दिया गया है। अब उनका वेतन भी बनना शुरू हो गया है। काम शुरू कर दिया है जी बिल्कुल। और अब मुझे लगता है कि सारे लोग, और दूसरे फेज की भी बहाली जो है वो फॉर्म फिलअप करने का जो है वो ऑलरेडी निकल चुका है, लोग भर भी रहे हैं। अब गेस्ट टीचर्स की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि अमिताभ जी, हम और आप सब जानते हैं कि वो जो उनकी जो रिक्रूटमेंट हुई थी वो निश्चित रूप से एज ए गेस्ट फैकल्टी ही हुई थी। तो अब उस पर प्रेशर दे करके ये कहना, सौरभ जी जैसे लोग चूंकि छात्र नेता हैं और शिक्षकों के साथ मसले को ये हमेशा उठाते रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पे ये इनका बनता है दायित्व कि वो प्रश्न करें और उनके अधिकार की लड़ाई लड़े। हम समझ सकते हैं इस बात को, लेकिन आप भी जानते हैं अमिताभ जी कि उनकी जो नियुक्ति नहीं, गेस्ट टीचर के रूप में ही उनको वहां पे लाया गया था ताकि शिक्षकों की कमी जो हो रही थी उसे पूरी की जा सके। लेकिन अभी हमारी प्रायोरिटी है अमिताभ जी कि बिहार के बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम कैसे प्रोवाइड कर सके, वो हमारी पहली प्रायोरिटी है। क्योंकि जिस तरीके से अभी देखिए, नीरज जी हैं हमारे बीच में, बीजेपी के प्रवक्ता, वो कह रहे थे कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था कितनी खराब है, शिक्षकों की कमी कितनी है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि 17 साल के बिहार में सरकार में वो रहे, लेकिन तब उनको नहीं पता चला कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था खराब है, शिक्षकों की कमी है। आज अचानक इनकी बुद्धि खुल गई, आज अचानक ये बुद्धिमान हो गए। पता नहीं, हो सकता है कि बोध गया गए होंगे, वृक्ष के नीचे बैठे होंगे, ज्ञान प्राप्त हो गया इनको अचानक। चलिए सरिका जी, हम इस मुद्दे पे आगे भी बात करेंगे। रमान जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी रमान जी, सर। तो ये जो मुद्दा था आपने सुना, हमने ये कहा कि अभी सरकार ने बहालियां की और जब बीपीएससी से नियुक्त शिक्षक आज से कार्यभार ले रहे हैं, तो जो गेस्ट टीचर थे वो तो अब सड़कों पे आ गए, वो बेरोजगार हो गए हैं। तो ये जो सरकार की पॉलिसी एज ए शिक्षाविद आपको क्या लगता है? देखिए, एक सबसे बड़ी बात तो हम बता दें कि चूंकि शिक्षक है, जो बहुत बच्चों को मैंने पढ़ाया, बहुत बच्चे मेरे पास भी किए, बहुत बच्चे मेरे फेल भी किए। ये पहली बार 19 साल के बाद
बिहार की सरजमी पर, चूंकि मैं पार्ट 1 से ही पढ़ा रहा हूँ 1994 से ही, तो 19 साल के बाद बिहार की सरजमी पर बीपीएससी के द्वारा परीक्षा लिया गया और माननीय अतुल प्रसाद जी ने प्रारंभ में जिस तरह का कार्य किया कि बीपीएससी पूरे भारत में बदनाम था, बीपीएससी का पूरा भारत में नाम हो गया। परीक्षा भी इन्होंने सही ढंग से लिया, परीक्षा बीएड वालों के साथ नाइंसाफी हो गई इन लोगों के चक्कर, सेल के चक्कर में और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर में। उसके बाद परीक्षा हुई, परीक्षा होने के पश्चात 1 से 5 तक में पूरे भारत में कहीं भी कोई भी स्टेट नहीं है जहां पर डोमिसाइल नीति लागू नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ डोमिसाइल नीति लागू नहीं हुआ और बाहर के लड़के आ गए। चलिए, मैं अखंड भारत में विश्वास करता हूँ, हर आदमी करता है, तो एक तो वहां प्रॉब्लम हुई। दूसरी सबसे बड़ी बात कि बीएड वाले बच्चे भी आपको अब तो जो 1 to 5 में भरे थे वो बेकार हो गए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। उसके बाद आपको ये कुछ सब्जेक्ट में जब टीचर नहीं थे तो एकदम स्कोर घटा दिया गया, जबकि नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए था। कटअप बहुत बाद में दिए, स्कोर ईडब्ल्यूएस महिला का कटपे लिए एनए उपलब्ध कर दिया गया, दिव्यांग के लिए एनए उपलब्ध कर दिया गया। आपको बहुत सारे कैटेगरी में उस तरह की बात आई। बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास क्वेश्चन लेके आया, तो कम से कम इतिहास का मैं छात्र हूँ, सीना चीर के कहीं भी बोल सकते हैं। और जिस विश्वविद्यालय से मैंने इतिहास की शिक्षा प्राप्त की है, मैं इतिहास की बात को जानता हूँ। क्वेश्चंस के कुछ आंसर भी गलत थे, लेकिन यहीं पर फरमान निकल गया माननीय अतुल सर का कि अगर लड़के गलत करेंगे तो उनको परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। 6वीं के फाइनल रिजल्ट में 3 बच्चा को हमेशा के लिए डिबार कर दिया गया, तो लड़के डर गए। देखिए, एक बात स्पष्ट है, अमिताभ भैया, मैं आपको बता दूं, जो भाजपा वाले भैया भी हैं और हमारी बहन सारिका भी है, ये सब लोग बैठे, हमारा पुत्र आपको सौरभ भी बैठा है, और 2 आदमी को तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना बता दें कि शिक्षा व्यवस्था में एक सुधार का प्रयास नहीं किया गया है। शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में एक प्रयोग का प्रयोग किया गया है, और वास्तविकता यह है कि जो लोग 15 साल से पढ़ा रहे हैं, गेस्ट शिक्षक के रूप में पढ़ा रहे हैं, और उसी के बल पर बिहार के बच्चे पढ़ रहे थे, तो फिर उनके लिए किसी तरह की परीक्षा लेने की कोई मतलब भी नहीं है। उनको भी आप नियोजित कीजिए, शिक्षकों की आवश्यकता है, 400 बच्चे हैं, 2 टीचर है, तो शिक्षकों की आवश्यकता है। तो पूरी व्यवस्था में माननीय अतुल प्रसाद सर, माननीय के पाठक सर आन बान की लड़ाई न लेके बिहार के गरीब अनाथ बच्चे, कलेक्टर के और एसपी के और मंत्री के, हमारे आपके बेटे बोरा लेके स्कूल पर नहीं जाते, भले हम लोग जाते थे, लेकिन वे लोग टोटल से इस व्यवस्था को सुधारे। बेचारा जो आपको नियोजित है उसको बिना परीक्षा लिए सरकारी कर्मी का परीक्षा दे दे। सीटेट वाला अपेयरिंग कर रहा है, बड़ी दिन से बेचारा इंतजार कर रहा है। चलिए रमा जी, आपसे फिर भी हम फिर आगे चर्चा करेंगे। विनीत जी हमारे साथ हैं, पेशे से एक शिक्षक भी हैं वो, और शिक्षक होने के नाते गरीब जानकारी भी रखते हैं इस पूरे प्रकरण पे। विनीत जी, ये जो मुद्दा आया है, इस पे क्या कहना है? अमिताभ सर नमस्कार, गुड आफ्टरनून। अमिताभ सर, बिहार सरकार का जो भी कार्य होता है ना, आधा अधूरा और लीपापोती करने वाला होता है। अभी जो गेस्ट फैकल्टी की बात कर रहे थे हम लोग ना, 2 लाइनें मुझे याद आती हैं कि किसी गुमनाम शायर ने कहा है कि जब गुलशन पे वक्त आया तो हमने अपना खून दिया, और जब चमन में बहार आई तो कहते हो हमारा काम नहीं। मतलब जो व्यक्ति 4257 शिक्षक 6 साल से कार्य कर रहे हैं, आपके मिडिल स्कूल, हाई स्कूल के क्लासेस को संभालें, और जैसे ही आप शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली करते हैं, उनका कोई काम नहीं बचता है कि वो जाए कहाँ। बिहार सरकार या कोई भी सरकार जो संवैधानिक एक सरकार होती है, वो वेलफेयर सरकार होती है, कल्याणकारी होती है। तो क्या उनके प्रति नीतीश कुमार जी की कोई जवाबदेही नहीं है? क्या उनको आप ऐसे ही बाहर कर दीजिएगा? तो अमिताभ सर, ये बड़ा आधा अधूरा कार्य होता है, अपूर्ण कार्य होता है, और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी की सारी चीजें जो है, अब ये देख लीजिए, एक बात और आती है कि इसका कारण क्या हो सकता है। बिहार सरकार पे 2 लाख करोड़ का डेट है, मतलब कर्ज है, तो पैसा देने के लिए उनके पास फंड नहीं है। तो कभी इसको ये कुछ कह दो, कभी उसको उसमें लगा दो, यही कार्य चल रहा है। अगर आपको कार्य करना होता तो 1,70,000 के बदले में 1,20,000 नियुक्तियां ये लोग सफल होते हैं, और नेट जो
नियुक्तियां होती हैं 49 से 50,000 के आसपास होती है, बाकी पहले के ही शिक्षक थे लोग। तो इसके बाद से फिर जो अतिथि शिक्षक है उनका क्या करेंगे आप? क्या वे वैसे ही बैठ के अपने घर पे मक्खी मारते रहे, या अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे करेंगे? तो ये सरकार को सोचना चाहिए, पर मुझे आशा नहीं लगता है कि बिहार सरकार इसके बारे में कुछ करेगी। इनको सड़क पे आना ही पड़ेगा, और सड़क पे आके फिर आप लाठी खाइएगा। बिहार सरकार का वही एक परिचायक है, पर मैं बहुत आशान्वित नहीं हूं अमिताभ से। बिल्कुल नीरज जी, आप कुछ कहना चाहते हो, उसके बाद हम राकेश जी के पास भी जाएंगे। नीरज जी, कुछ आप कहना चाह रहे थे? जी, मैं कहना चाह रहा था कि जो ये शिक्षक हैं, गेस्ट फैकल्टी या गेस्ट टीचर जिनको आप बोल रहे हैं, आप याद करिए कोरोना काल में इतना भयावह काल था, उस काल में इनसे ड्यूटी लिया गया। सब लोगों को मालूम होगा, जीवन दांव पे लगा के इन्होंने काम किया, और आज जब इनको लग रहा है कि इनकी नौकरी जा रही होगी तो उनको क्या बीतेगा, उनके परिवार पे क्या बीतेगा। उसमें माताएं भी हैं, बहनें भी हैं, किसी के यहाँ बहन की शादी है, किसी के यहाँ बेटी की शादी है, शादी ब्याह का मौसम भी समय आ गया है। कहीं मैंने बात किया है कुछ लोगों से, किन्हीं किन्हीं के घर में शादी है और उनके ऊपर तलवार लटक रहा है कि उनकी नौकरी चली जाएगी। बिहार सरकार पूरी तरह से अत्याचारी हो चुकी है, इसके अंदर कोई संवेदना नहीं बची है। और मैं मांग करता हूं, यहाँ सारिका जी भी बैठी हैं, कि अपने सरकार को जाके यह सलाह इस तरह का दें कि ये 4,000 या 5,000 शिक्षक जो हैं इनको भी बहाल किया जाए, अलग से इनको भी नियमित किया जाए। और जो नियोजित शिक्षक हैं उनको बिना किसी परीक्षा का प्राधिकर्मी का दर्जा दें। परीक्षा तो वो लोग देकर आए ही है, परीक्षा लेकर ही तो आपने इनको बनाया नियोजित शिक्षक। फिर से परीक्षा लेकर के यह छटनी करने का प्रोसेस है, ना कि बहाली का प्रोसेस है। राकेश जी बहुत देर से जुड़े हुए हैं। राकेश जी, इस पूरे प्रकरण को आपने देखा, एज ए शिक्षाविद आप क्या इसमें सलाह देना चाहेंगे? अमिताभ जी, शवा जी, आपको नमस्कार, और यहाँ पैनल में मौजूद सभी सदस्यों को नमस्कार। सबसे पहले तो आज नवनियुक्त जो टीचर हैं वो अपने क्लास की, स्कूल की आज आरंभ किए उन्होंने, तो उन सभी को पहले शुभकामनाएं। जो भी नए अभ्यर्थी आ रहे हैं, नए नवनियुक्त जो शिक्षक हुए हैं, उनको पहले सम्मान करते हुए मैं बात आगे कहना चाहता हूं कि इनमें नवनियुक्त अभ्यर्थियों का कोई दोष नहीं। जो भी सारे वाद विवाद को मैं सुन रहा था, वर्तमान में नियोजित टीचर की एक जो मुद्दा है, आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है। आज कैबिनेट में जो भी बातें छनके आएगी, उनको राजकर्मी का दर्जा एक परीक्षा लेकर देने की बात थी। उसमें राकेश जी एक अपडेट कर दो, कैबिनेट की बैठक हो चुकी है, नियोजित शिक्षकों के मामले में कोई उसमें चर्चा नहीं हुई है, वो डीए बढ़ाया गया है, सिर्फ उसमें कोई चर्चा नहीं हुई। अगर चर्चा नहीं हुई है तो फिर तो कहीं ना कहीं बात वही उठ रही है जो कहा जा रहा है कि ठगने, माने कि नियोजित शिक्षक को लेकर बातें अधर में ही है। और ये जो नियोजित टीचर इसलिए फॉर्म भर रहे हैं क्योंकि उनको, नियोजित टीचर को आशंका है, शंका कहीं ना कहीं है कि सरकार उनको राजकर्मी का दर्जा देगी या नहीं देगी, या समान सेवा शर्तें देगी या नहीं देगी, इसलिए वे बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 फॉर्म भर रहे हैं। तो उनको फॉर्म भरना उनका मौलिक अधिकार, वो हम लोग छीन नहीं सकते, कोई भी नहीं, उसका विरोध भी नहीं किया जा सकता। अब इसमें सवाल है कि सरकार की नीतियां कहीं न कहीं विसंगतियां हैं कि नियोजित शिक्षक को आप बहाल किए हैं जिस प्रोसेस पे, आप राजकर्मी का दर्जा दे या परीक्षा लेकर ही दे, एक क्लियर कट आप स्पष्ट रूप से एक नियमावली को स्पष्ट सामने रखें ताकि टीआरई 2 में हमारे फ्रेशर ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भर पाए। दूसरा कि जैसा कि सौरभ जी ने, आप लोगों ने मुद्दा उठाया था कि अतिथि शिक्षक के बारे में, अतिथि शिक्षक की जो बहाली की बातें हो रही है, अतिथि शिक्षक जो भी कार्यरत हैं, तो अभी सरकार उनको स्पष्ट रूप से हटाई नहीं है, जो कि मैं कुछ स्पष्ट रूप से कर सकता हूं, लेकिन उसके बारे में भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए क्योंकि अतिथि शिक्षक भी अभी समय पर काम दिए हैं, तो उनके लिए एक सिक्योरिटी होनी चाहिए, उनके लिए कुछ नियमावली होनी चाहिए कि उनको सिक्योरिटी मिले जॉब का, और उनके लिए कुछ अच्छा हो। यही हम लोग उम्मीद सरकार से कर सकते, मेरा यही कहना है। लेकिन वाद विवाद के बीच इतना जरूर कहूंगा कि बहालियां हो रही है तो वो पॉजिटिव साइन है बिहार के लिए। हमें सब चीज में निगेटिव नहीं भी देखना चाहिए, लेकिन नियोजित शिक्षक इसलिए फॉर्म भर रहे हैं कि उनका मौलिक अधिकार है, राजकर्मी का दर्जा लेना चाहते हैं तो वो उनका अधिकार है। हाँ, सरकार की विसंगतियां है कि उनको अलग से आप पहले ही उनके बारे में नियमावली स्पष्ट कर देते, राजकर्मी का दर्जा दे देते, या 6 महीना पहले उसका एग्जाम ले लेते सक्षमता ही, और तब जाके वो नवनियुक्त बीपीएससी फ्रेश फॉर्म भरते ही नहीं। इसलिए सारा विवाद यहाँ पर है कि नियोजित टीचर को के साथ हम भेदभाव या उनको दूसरे नजर से देखने की परिपाटी न पक्ष को होनी चाहिए न विपक्ष को होनी चाहिए। हम पूरे प्रकरण में 1 महीना से देख रहे हैं कि नियोजित टीचर को विलेन के रूप में पेश किया जा रहा है, फ्रेशर के द्वारा भी, पक्ष के द्वारा भी, विपक्ष के द्वारा भी। अधिकारी तो जो भी उनके साथ कर रहे हैं तो सबको पता ही है।
तो ये चीजें चलिए, यही मेरा ही है कि पॉजिटिव। दरअसल यही बात अभी चली आ रही है। जिस तरह से कोर्ट में तारीख दर तारीख होती है, वहीं शिक्षकों के साथ है कि परीक्षा दर परीक्षा ही केवल उनसे ली जा रही है, उनके हित के बारे में नहीं सोची जा रही। आप रहमान जी कुछ बोल रहे थे, उसके बाद हम सारिका जी के पास जाएंगे। आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, स्पष्ट रूप से मैं बता दूं आपको, सारिका जी हो या नीरज भैया हो, जो भी लोग हो, मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि नियोजित शिक्षक को हटा देने की क्षमता किसी में नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से सब पार्टी वाले लोगों को बोल दे रहे हैं, बेचारा 15 साल से भी समय दिया है, सब 6 साल से भी समय दिया है सब, और किसी के नेचुरल जस्टिस ऑफ लाइफ को मैंने भी वकालत की है कि नेचुरल जस्टिस ऑफ लाइफ को अब छीन नहीं सकते हैं। अभी परिस्थिति ये है कि अभी जो बिहार सरकार के पास अच्छे शिक्षक नहीं है, 400 बच्चे हैं, 202 शिक्षक है। पाठक जी के कारण शिक्षक बच्चे पहुंचने लगे, शिक्षक दरे पहुंचने लगे, शिक्षकों की कमी है। तो अतिथि शिक्षक को या नियोजित शिक्षक को हटा देने की क्षमता किसी सरकार में नहीं है। सच तो यही है। अभी आवश्यकता है बिहार के उस सड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की, जहां पर दाल भात खिचड़ी के नाम पर बच्चे उपस्थित होते थे। डीपीओ हो या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हो, सब मिले हुए होते थे, सब के सब करप्ट होते थे। तो अभी सारे राजद हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, जो पार्टी हो, उनसे एक गुरु होने के नाते, गुरु की उपाधि मुझे एपीजे अब्दुल कलाम ने दी है। मेरा अनुरोध है कि मिलजुल के इस शिक्षा रूपी संकट को दूर करें। अतुल प्रसाद जी ट्वीट पर ट्वीट करना छोड़े और नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा मिले, अतिथि शिक्षक को समायोजित किया जाए, सीटेट अपेयरिंग वाले को फॉर्म भरने का मौका मिले, एडिट में जो उसका गलती हो गया उसको एडिट का चांस मिले, और आपको स्पष्ट रूप से शिक्षा को सुधारा जाए। क्योंकि स्कूल बहुत है, ठेकेदारों ने खोल रखा है, शिक्षक कम है। और इतने बड़े चैनल से मैं बोल रहा हूं कि अभी पार्टी और जाति को भुला के अगर लोग भारत के शिक्षा पर देख दिए, मैं गुरु होने के नाते बोल रहा हूं, तो बिहार की तकदीर बदल जाएगी। अच्छा परिवर्तन है, संक्रमण के दौर में परिवर्तन का दौर चल रहा है। ये परिवर्तन अगर सफल हो गई तो निश्चित रूप से बिहार में एक शैक्षणिक क्रांति होगी। परीक्षा देने या न देने से क्या डर है? 15 साल तक जिससे पढ़वा रहे थे उससे परीक्षा क्या लेंगे? यानी 15 साल वो बेकार पढ़ा रहा था, उसे तो कोई परीक्षा लेने का तुक नहीं है। अतिथि शिक्षक जो पढ़ा रहा था उसे परीक्षा लेने का तुक नहीं है। जो नए बेचारे सीटेट किए हुए, बीएड किए हुए हैं, उनको मौका दीजिए। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारिए। करप्ट है अमिताभ सर, करप्ट है, करप्ट है, करप्ट है। मैं गुरु रहमान बोल रहा हूँ। शिक्षक अजीब टाइप के हो गए हैं और इस व्यवस्था में निश्चित रूप से अतुल प्रसाद सर और के पाठक सर ठीक किए हैं। तो लकी फरमान नहीं चलेगा कि पूछोगे तो दीवार कर देंगे, लेकिन शिक्षा में सुधार होने की बात हुई है और ये इसको काबिल तारीफ है। लेकिन सारे बच्चों को मौका दें। लंबे समय के बाद कोई अच्छा अध्यक्ष मिला है और इतनी बड़ी संख्या में बेरोजगारी है, इसलिए सीटेट को मौका दे दें, नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा करके इससे छाटे, वहां विशुद्ध बेरोजगार को लोग को दे दे, जो एडिटिंग किया उसको सुधार दे, एकदम स्वच्छता के साथ सेकेंड लिस्ट निकाल दे। नथिंग मोर देन दैट सर, हमको किसी से कोई मतलब नहीं। ठीक रहमान जी। अभिषेक मुन्ना जी, रहमान जी ने जो बताया, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं उससे? बिल्कुल, रहमान सर जैसा बताए, हम लोग जानते हैं, रहमान सर से तो परिचित भी हैं, पटना विश्वविद्यालय से ही जब मैं छात्र राजनीति करता था तब। तो अमिताभ सर एक ही बात बताएंगे कि गुरु रहमान सर जो चीज बात रखे हैं, जो भी बात, उनका कहना कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि शिक्षा में बदलाव बहुत बृहत स्तर पे बदलाव हुआ है। अतुल प्रसाद जी और जो हमारे के पाठक जी हैं, स्कूल में जाकर के देखिए कि बच्चे आते हैं, शिक्षक आते हैं, समय से आते हैं और पढ़ाई होती है। तो इसीलिए हमारे जो मुखिया है, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का जो योजनाएं भी, उस योजनाओं में भी मैं बताना चाहूंगा, महिलाओं के लिए, आज बच्चों के लिए, शिक्षक के लिए भी अभी शिक्षक के लिए रहने की व्यवस्था की गई है, जो शिक्षक यहाँ बहाल किए गए हैं। कहीं ना कहीं शिक्षा के स्तर पे बिहार का जो है सो अभी, चाहे बेटियों की बात हो, तो अमिताभ जी मैं खुल के बताऊंगी कि बेटियों की पढ़ाई में स्तर बढ़ा है। कई योजनाएं, जीविका योजनाएं हैं,
तो पढ़ाई में कहीं ना कहीं 4 लाख तक जो ऋण की व्यवस्था है, बिहार क्रेडिट कार्ड योजना, और जैसा कि राकेश सर बताए कि गेस्ट अतिथि जो भी हैं वो कहीं ना कहीं गेस्ट के रूप में है। सारिका मैम भी वही बात बताई कि वो अतिथि के रूप में है और वो भी नेट क्वालिफाइड है, JRF है, आगे वैकेंसी जाएगी तो प्रोफेसर भी बनेंगे। ऐसा नहीं है, बिहार सरकार पोर्टली खोल रखा है, लगातार नौकरियां ही नौकरियां। और नीरज जी को हम एक जवाब देना चाहते हैं कि नीरज जी आपके ही प्रवक्ता है SN सिंह जी, उनकी बेटी का शिखा जी का यहाँ पे हुआ है शिक्षक के रूप में, वो बहाली हुई है। और हम विनीत जी को बता देना चाहते हैं कि भारत सरकार पे 152 लाख करोड़ का ऋण है, उस पर भी कुछ बता दीजिए भारत सरकार कितने ऋण में है। 2014 और अभी का तुलना कर लीजिए, महंगाई चरम पे है। तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं केंद्र में बदलने की जरूरत है। बिहार काफी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। अमिताभ सर। सारिका जी, अमिताभ जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि गेस्ट टीचर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो सरकार उनके लिए क्या करेगी अब? नहीं, अभी देखिए, अभी जो कल जो गेस्ट टीचर और कल से आज भी पटना के कई इलाकों में जो गेस्ट टीचर पहुंचे थे और जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें इसी बात का डर है कि उनकी नौकरी अब समाप्त हो जाएगी, वो सड़कों पे आ गए हैं और इन्हीं बातों को लेके अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर पटना पहुंचे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि वो अब बेरोजगार हो चुके हैं। और जैसा कि भी रमान जी ने बताया कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में समायोजित करने की कुछ बात हो, लेकिन अभी वो फिलहाल वो पॉलिसी नहीं है जिसका डर उन्हें है और इसी बात के क्लैरिफिकेशन के लिए वो पटना पहुंचे थे। फिलहाल हम देखिए सारिका जी जुड़ी हुई हैं, जो रहमान जी ने बताया, सौरभ जी ने बताया और फिर जो राकेश जी ने दिया। सारिका जी, बातों को यहाँ हम लोग समझ रहे हैं कि किस तरीके से जो परेशानियां हैं, नो डाउट कि इसमें आज के डेट में बिहार की शिक्षा पॉलिसी पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, इसलिए हम चर्चा भी करते हैं लगातार। आज शिक्षा विभाग, सब विभागों को छोड़कर शिक्षा विभाग के बारे में चर्चा हो रही है पूरे देश में, चाहे वो शिक्षक नियुक्ति हो, एजुकेशन पॉलिसी हो या फिर जो स्कूलों में बच्चों की जो संख्या बढ़ी है, जो टीचरों की संख्या बढ़ी है, अब समय पे आने लगे हैं। जो हमने देखा कि अब छात्र इस बात को लेके स्कूलों में प्रदर्शन कर रहे हैं कि उन्हें बैठने की जगह दी जाए, उन्हें पढ़ने के लिए सुविधाएं दी जाए। कल के यही छात्र थे जो स्कूल जाना नहीं चाहते थे, एडमिशन करवाकर घर बैठे रहते, दूसरे कामों में लगे रहते थे, लेकिन आज ये स्कूल को जा रहे हैं तो इनके लिए स्कूल भवन कम पड़ने लगा है। और स्कूलों में अब जो एक खबर आई थी कि के पाठक ने कहा है कि स्कूलों में जो है जो फैब्रिकेटेड, जल्दी में अगर भवन नहीं बन सकता है तो फैब्रिकेटेड बिल्डिंग बनाई जा रही है ताकि वहां पे पढ़ाई दुरुस्त किया जाए। तो कहीं ना कहीं बदलाव आ रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन उस बीच ये भी देखा जा रहा है कि इन शिक्षक बहाली में बार बार प्रयोग दर प्रयोग ही हो रहे हैं। जी बिल्कुल अमिताभ जी, मैं तो कहूंगी कि शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति वाली बदलाव हुई है और मुझे लगता है गुरु रहमान भी यहाँ हैं और उन्होंने भी अपनी बातों से ये समर्थन दिया और मुझे लगता है तमाम जो पैनल में बैठे हुए कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता है। नीरज जी भी स्वयं इनकार नहीं कर सकते हैं। हाँ, अलग बात है पार्टी की बातों को वो रखने के लिए वो मजबूर हैं, तो वो ढूंढ रहे हैं वो कि हम क्या नेगेटिव बातें बोले, लेकिन एक्चुअली आज वो भी निरुत्तर है कि वो आखिर इस फैसले में कहां से सरकार के लूपहोल्स निकाले। प्रशंसनीय है और अविश्वसनीय कदम बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए जो ली गई है, निश्चित रूप से बिहार की जनता भी खुश है, बच्चे खुश हैं, अभिभावक खुश हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक सुकून हमें भी हो रहा है कि सरकार के हम पार्ट है, जिस सरकार ने शिक्षा में इतनी बड़ी क्रांति लाने का प्रयास ही नहीं, हिम्मत दिखाई, जो लंबे समय से मुझे लगता है कि बिहार को आवश्यकता थी। और जब बात बिहार के बच्चों के भविष्य की बात हो अमिताभ जी, तो मुझे लगता है कि अगर हार्ड एंड टफ भी फैसले लेने पड़े तो हमें लेने चाहिए, क्योंकि अंततः उस बच्चे की बात होती है, उस बच्चे की जो कल को बिहार के भविष्य होंगे, देश के भविष्य होने वाले हैं। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे शिक्षकों के नियोजित शिक्षक हों, उनकी मांगे अलग हो सकती हैं, जो आ रहे हैं गेस्ट टीचर्स, उनकी मांगे हो सकती है, कई ऐसी मांगे हो सकती हैं अपने अपने डिफरेंट जगहों पे। और मुझे लगता है हर चीजों को ये सरकार ध्यान में रख रही है, लेकिन कहीं भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को कॉम्प्रोमाइज करके कोई चीज नहीं किया जाएगा, ये बात तो तय है। लेकिन सबों को ध्यान रखा जाएगा, ये मैं अपने सरकार की ओर से सुनिश्चित करती हूँ कि आने वाले समय में, और अभी अमिताभ जी ये तो सिर्फ शिक्षा विभाग है, अभी तो कई ऐसे विभाग हैं जहां से कि बम्पर वैकेंसीज आने वाली हैं। तो मुझे लगता है कि ये सरकार सबको रोजगार देने वाली है, किसी की रोजगार छीनी नहीं जाएगी। और रही बात की लगातार बात हो रही थी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का, तो ऑलरेडी सरकार ने अनाउंस किया कि एक मामूली परीक्षा, डिपार्टमेंटल एग्जाम पास करके वो क्राइटेरिया अगर वो निकाल लेते हैं तो वो उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तो कम से कम एक मापदंड जो एक शिक्षक की हो सकती है, ठीक है वो 15 साल से पढ़ाएं या 20 साल से, इसीलिए तो उनको एक मामूली परीक्षा रखी गई है।
ऐसा नहीं है कि बीपीएससी ने जो परीक्षा ली उस पैमाने की परीक्षा होगी, डिपार्टमेंटल परीक्षा एग्जाम पास करनी पड़ेगी उनको, और उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। और हम अभी हमारे जो गेस्ट टीचर्स हैं, निश्चित रूप से सरकार उनके बारे में भी सोचेगी। आने वाले समय में ये भी ध्यान में रखा जाएगा कि कोई यहाँ कोई डिग्रीधारी, कोई ऐसे लोग जो सीटेट है, बीटेट है, बीएड है या और अन्य डिग्रियां जिनके पास है, वो बेरोजगार ना ठहरे। ये महागठबंधन की सरकार की पहल है। भारतीय जनता पार्टी को सीखना चाहिए कि सरकार में अगर रह रहे हैं तो बिहार की जनता और देश की जनता के लिए कैसे काम किया जाता है। एक नजीर पेश की है बिहार ने, और मुझे लगता है कि नीरज जी, सारिका जी, हम आप लोग मैसेज चाहते हैं कि दीजिए। आप, मैं आपको कहूंगी, आप अपने नेताओं को मैसेज दीजिए, सीखें। अगर कहें तो एक क्लास उनकी लगवा देते हैं हम लोग, एक अलग से सुविधा हम लोग दे देंगे नीरज जी, कि कैसे काम आप जवाब करना दीजिए। चाहिए। हाँ नीरज जी। जी, अब जरा सुना जाए। सारिका जी ने कहा अभी कि डिपार्टमेंटल एग्जाम, यहाँ गुरु रहमान जी बैठे हैं, शायद इनको ABCD भी नहीं पता है। डिपार्टमेंटल एग्जाम बिल्कुल नहीं है। तो क्षमता परीक्षा जो ले रही है सरकार, और डिपार्टमेंटल एग्जाम उसको नहीं कहा जा सकता है। और अपने आप को करेक्ट कर, जरा सुन लीजिए पहले, तब बोलिएगा। सुन लीजिए ना पहले, आप लोग तो सुनते नहीं है। और अभी जदयू के प्रवक्ता बोल रहे थे कि भारत के विषय में आपके आंकड़े गलत है भाई साहब। भारत जर्मनी को छोड़ करके विश्व की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था भारत बन चुकी है, और आने वाले 1 वर्षों के अंदर भारत तीसरी अर्थव्यवस्था, जो मोदी जी का सपना था, वो अभी पूरा हो जाएगा। एक बात और, अरे सुन तो लीजिए आप लोग बोल रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोल रहा था, बड़ा शांति से सुन रहा था। जरा धैर्य से सुन तो लीजिए। और अभी जरा सुन तो लीजिए, आप लोग जब बोल रहे थे मैं बड़ा शांति से आपकी बात सुन रहा था। अब मैं जवाब दे रहा हूँ तो आप लोगों से सुना नहीं जा रहा है, आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अल्लाह गुल्ला करना शुरू कर दीजिएगा। जवाब तो सुनना नहीं है आप लोगों को, बस हल्ला गुल्ला करिएगा। झूठ नहीं, आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं है। पहले अरे गूगल कर छोड़िए, तो पहले अपने मुख्यमंत्री जी का आप लोग इलाज करवाइए, उसके बाद कोई बात करिएगा यहाँ, उसके बाद कोई बात करवाइएगा। उन लोगों का कोई अधिकार नहीं बनता है शिक्षा और अर्थव्यवस्था पे बात करने की। बिहार को तो लूटा, लालू के बिहार को लूटा। सारिका जी, आपकी पार्टी के लोगों ने राजनीति को व्यवसायीकरण कर दिया, राजनीति का व्यवसाय बना दिया, पूरे बिहार को लूटा, चारा खा गए, हरकत पी गए, क्या क्या नहीं खा गए, गरीबों का जमीन हड़प लिए, और नौकरी भी नहीं दी, बात करें तो आप लोगों ने क्या क्या नहीं किया। तो जरा मुद्दे की बात सुन लीजिए ना, जरा 2 मिनट रुक जाइए सारिका जी, मैं आपकी बात आपको धैर्य से सुन रहा था। अब आगे से करेंगे तो मैं भी आपको बोलने नहीं दूंगा, मैं भी आपको नहीं बोलने दूंगा। इस तरह से बात करेंगे तो सारिका जी, जो सवाल आप कर रही हैं नीरज जी उसका अभी जवाब अरे थोड़ी बोलने दीजिए लोग। अभी यहाँ गुरु रहमान जी बैठे हैं, अगर मैं गलत होगा तो वो मुझे थोड़ा करेक्ट भी कर देंगे। शायद एक प्रावधान भी है कि 240 डेज, 240 दिन अगर कोई कहीं काम कर लेते हैं तो उनको नियमित, अरे सुन लीजिए, उनको नियमित करने का है। तो सरकार को जो अतिथि टीचर है, गेस्ट टीचर है, किसी भी हाल में सरकार इनको नहीं हटा सकती, तो करना ही होगा। और ये हम लोग मांग भी करते हैं कि आप इनको बेरोजगार नहीं कर सकते, सड़कों पर नहीं ला सकते, एक लालू परिवार का पॉकेट भरने के लिए। रहमान जी, आप कोई भी आंकड़े पेश रहमान जी को बोल दीजिएगा कि चुनावी जुमला है। की सुनना क्यों नीरज जी? कतई नहीं सुनना है हमें आपकी, देश नहीं सुनना चाहिए। बिहार की जनता तो बिल्कुल ही नकार चुकी है आपको। देश बिल्कुल सुन रहा है, देश सुन रहा है। आप चंद मुट्ठी में लोग जो बोलते रहे, देश सुन रहा है और देश मोदी जी को वोट दे रहा है। जी बोलिए। नीरज भैया, सारिका बहन, अब भाई लोग जो चश्मा वाले भाई हमारे बहुत बहुत प्यार, सौरभ बेटा, और हम अमिताभ भैया बता दें कि नीरज भैया जब भी बोलेंगे तो ये राजनीतिक भाषा बोलेंगे, मजबूरी है। सारिका बहन जब भी बोलेगी तो राजनीतिक भाषा बोलेंगे, मजबूरी है। चश्मा वाले भाई जब भी बोले तो राजनीतिक भाषा बोलेंगे, मजबूरी है। सौरभ जब भी बोले तो राजनीतिक भाषा बोलेंगे, मजबूरी है। लेकिन यहाँ पर मूल मुद्दा साला बिहार की शिक्षा व्यवस्था को उठाना है। इसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी हो या माननीय नीतीश कुमार हो, माननीय तेजस्वी जी हो, उससे मतलब नहीं है। इससे मतलब है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को उठाना, इसमें
सहायिका अपहरण मेरी हुई, नीरज भैया हुए, बाकी लोग जितने लोग हुए, सबसे रिक्वेस्ट है मेरा कि इसको राजनीतिक मुद्दा हटा के इसका जितना पेज फंसा है ये सरकार के द्वारा नहीं फंसा है, ये अतुल प्रसाद सर और के पाठक सर पेज फंसा है, पेज ठीक कर देंगे। और इतना बात नीरज में अमिताभ भैया याद रखिए कि जो आदमी अस्थायी रूप में किसी संस्था में 3 महीना से अधिक समय तक खट रहा है सरकारी संस्था में अतिथि के रूप में, चाहे वो कॉलेज में हो, तो ऐसी परिस्थिति में नेचुरल जस्टिस के अनुसार उसका समायोजन सरकार को करना पड़ता है। ये हाई कोर्ट से जाए या यही बात मैं कह रहा था। लेकिन नियोजित शिक्षक का परीक्षा नहीं हो, क्योंकि बेचारे 15 साल से पढ़ा रहे हैं। अगर डिपार्टमेंटल परीक्षा होती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन सक्षमता की परीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। 15 साल से हम लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाया है सरकारी स्कूल में, तो इसका मतलब 15 साल से गलत पढ़ा रहे थे वो। तब ऐसी परिस्थिति में नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा बिना शिक्षा के मिले, अतिथि शिक्षक को समायोजन हो, सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका मिले, सेकेंड लिस्ट साफ सुथरा अतुल प्रसाद के पाठक मिलके माननीय मुख्यमंत्री और तेजस्वी से मिलके उसको बढ़िया से निकाले, और जितना गरीब बेचारा बेरोजगार में भटक रहा है सब, जो सीटेट बीटेट बीएड किए हुआ है, उसको बिहार के लड़कों से भरे। निसंदेह नीतीश जी तेजस्वी जी का यह काम काबिल तारीफ है। निसंदेह सरकार बीजेपी काबिल तारीफ। 74,000 सर जीडी में 74,000 माननीय प्रधानमंत्री ने निकाला, 74,000 ज्यादा 75,000 को आपको सीट निकालना माननीय प्रधानमंत्री जीडी में, पैरामिलिट्री फोर्स में। तब बताइए 75,000 बिहार के युवाओं की नौकरी लग रही है। बिहार सबसे अव्वल है, भारत में 75,000 लोग नौकरी को जा रहे हैं। इसका राजनीतिकरण नहीं हो, सब मिलके साथ दे, काम बहुत अच्छा है, इसको सही दिशा में ले जाने की जरूरत है। अधिकारी पर माननीय मुख्यमंत्री माननीय उप मुख्यमंत्री का पैनी नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि सिस्टम में कुछ लोग गंदे भी हैं। इसको कहने में मैं इतने बड़े चैनल पर तनिक भी संकोच नहीं करूंगा। चलिए अब हम लास्ट कमेंट चाहेंगे कि राकेश जी हैं। राकेश जी कुछ आप कहना चाह रहे थे बीच में? मैं यही कहना चाह रहा हूँ सबकी, ये जो बिहार में अभी शिक्षा के में बदलाव के लेकर जो भी सरकार प्रयास कर रही है, इसमें पक्ष और विपक्ष के आरोप से प्रत्यारोप से मैंने पिछले बार भी कहा था कि हटके हमें पॉजिटिव दिशा में काम करने की जरूरत है और किसी को टारगेट नहीं करके सबके लिए प्रयास करने की जरूरत है। नियोजित टीचर के साथ भी स्पष्ट आप नियमावली लाइए, स्पष्ट उनके साथ आप जो भी दिशा निर्देश देना चाहते हैं, तो उनका भी कंफ्यूजन दूर होगा। वो अभी कंफ्यूज्ड है कि क्या करे ना करे, कंफ्यूज्ड है। तो ऐसी स्थिति में दूसरी की जो भी अभी बहालियां हो रही है वो एक अच्छा साइन है, पॉजिटिव साइन है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन रोज रोज का आदेश आप आधार में लटका के रखे हुए हैं, तो इसके वजह से नियोजित टीचर का अगर आप स्पष्ट दिशा निर्देश दे देते हैं कि क्या करना है नियोजितों का, तो वो भी स्पष्ट हो जाएंगे। नहीं तो अब सब बीपीएससी TRE 2 फॉर्म भर रहे हैं, कुछ लोगों का TRE 1 में हुआ, तब ज्वाइन करे कि ना करे 30 तारीख तक का डेट है। तो आप स्पष्ट रूप से एक कंफ्यूजन का दौर नहीं होना चाहिए। और माननीय जो अभी हमारे शिक्षा अपर सचिव है और जो आयोग के चेयरमैन साहब है, निश्चित रूप से उन्होंने अच्छा काम किया। उसमें उस काम को लेकर कहीं कोई मैं नहीं कर रहा हूं, नहीं शिक्षा में बदलाव को लेकर प्रयास को लेकर ही पॉजिटिव है, सरकार के भी मंशा सही है। और नीरज जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? अमिताभ सर, नीरज जी को काफी समय मिला, थोड़ा सा अमिताभ सर 2 मिनट सर। सरकार एक लाइन बात मैं बोल देता हूँ, सरकार को इस पर तुरंत निर्णय करना चाहिए। जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। तो ऐसा नहीं हो कि इतना देर कर दे निर्णय करने में कि लोगों की उम्र समाप्त हो जाए, सब कुछ समाप्त हो जाए। फैसला जल्द सरकार करे और हम लोग उसका स्वागत करेंगे अगर आप सही मायने में बहाली करते हैं तो। लेकिन सही मायने में करते हैं तो एक बात मेरी और कहना चाहता हूँ कि जब दूसरी बार सरकार परीक्षा का आयोजन कर रही है तो इसको एक SOP बनाना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। उसके तहत पूरी ट्रांसपेरेंसी रहे कि आपने कैसे फॉर्म भराया, कैसे बहाली की, इस तरह से आप करें ताकि आप पर अंगुली ना उठा पाए हम लोग भी। क्योंकि आपकी सरकार की बदनामी होती है तो बिहार की बदनामी होती है, और हम लोग भी ये नहीं चाहते कि बिहार की बदनामी हो। इसलिए आप हमें ऐसा मौका मत दें, आप एक SOP के तहत इस प्रक्रिया को अपनाएं ताकि सही मायने में बहाली हो सके, कहीं घोटाले नहीं हो, कोई इससे अनियमितता नहीं आए। नेता भी हैं, तो आपकी क्या राय है इसमें? अमिताभ सर एक बात हम
सौरभ आवाज नहीं आ रही नहीं है। आ रही। मेरी बात ये चली गई थी अमिताभ जी की बात, यही कहूंगा कि सकारात्मक लोग चीजों से के रूप में हम लोग को देखने की जरूरत है। गौरव के गुरु और से कहने पूछ लीजिए, प्रेशर हम भी ग्रुप जो फाइनल होता बता है, दे रहे सर। प्रेशर ग्रुप का ही नतीजा है कि आज नियोजित टीचर के लिए राजकर्मी का दर्जा के लिए सरकार पहल कर रही है। तो प्रेशर ग्रुप में छात्र नेता रहे, चाहे जो भी टीम रहे, प्रेशर ग्रुप का काम करते हैं। इनको राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि प्रेशर ग्रुप के रूप में भी हम लोग देख सकते हैं। विपक्ष भी प्रेशर ग्रुप के रूप में नहीं है। बिल्कुल। और देखिए एक सरकार बात बाद इसमें जी, जो निश्चित रूप शिक्षक से। बहाली और का जो मीडिया पहला को चरण हुआ आप उसमें लोग भी जिस तो प्रेशर तरीके ग्रुप से के हर रूप में बार ही है। प्रयोग दर प्रयोग अमिताभ हुए या सर, नए नए नियम उसमें अमिताभ सर, हम बोल रहे हैं कि इसमें गोल घुमा के बोलने का क्या जरूरत है? सरकार क्या करेगी भाई? सरकार हमारी मुखिया है। इसमें ये भाई साहब बोल रहे थे, इसमें कौन कह रहा है कि महिलाओं को पढ़ाने में नीतीश कुमार पीछे हटे हैं? कौन कह रहा है? लेकिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था का नाम भी तो पूरा भारत में बदनाम हुआ है, कभी वैश्विक पेपर में छपा है। तो आज इस व्यवस्था में जो शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन इसमें तुगलकी फरमान, एकदम आदेश कि कुछ करोगे तुमको डिबार कर दिया जाएगा, वो सब छोड़े। नियोजित शिक्षक को चुपचाप राजकर्मी का दर्जा दे दें, अतिथि शिक्षक को समायोजित कर लें, सीटेट वाले को अपेयरिंग वाले को मौका दे दें और सेकेंड लिस्ट पूरा पारदर्शिता के साथ निकाल दें। सर हर लोग चिल्लाने के लिए जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, कलम क्रांति जिंदाबाद, देखिए रहमान जी, अभी क्या है जब सिलसिला शुरू हुआ है तो कई चीजें सामने आ रही है। अब देखिए जब नियोजित शिक्षक, अब जो नए बहाली वाले शिक्षक हैं वो जब जा रहे हैं स्कूलों में अपनी क्लास शुरू करने, तो पता चल रहा है कि बिल्डिंग ही नहीं है, कहीं खेत में बैठा के तंबू में लगा के उनसे ज्वाइनिंग कराया जा रहा है। तो ये सब बातें निकलेंगी और बात दूर तक जाएंगी, इसमें कोई दमत नहीं, क्योंकि अभी ये शुरुआत हुई है। और जब शुरुआत हुई है तो कई बातें सामने आएंगी। आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अभी हम बाद में ही जुटेंगे और शिक्षकों के मुद्दे पे निश्चित जुड़ेंगे और हम पॉजिटिव चर्चा करेंगे कि ताकि कुछ बातें निकल के आए, जिस तरीके से रहमान जी ने बताया, राकेश जी ने बताया और निहारिका जी हैं, मुन्ना जी हैं, चाहेंगे कि सरकार तक ये बात पहुंचाएं कि जो विवाद है, जो इस तरीके से बार बार नियम में तब्दीलियां होती हैं, उससे कई लोग जो है परेशान भी होते हैं, जो अभ्यर्थी हैं परेशान भी होते हैं और कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति भी होती है। सब बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल बिहार के जो गेस्ट टीचर्स हैं वो मांग कर रहे हैं कि उनकी भी नौकरी पक्की कर दी जाए, और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है, गेस्ट टीचर्स इसके खिलाफ मोर्चा भी खोलकर बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो सरकार को इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में भुगतना हो। हालांकि अब देखना ये दिलचस्प होगा कि सरकार गेस्ट टीचर्स का प्रोटेस्ट रोकने के लिए क्या करती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड।